हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गद्यांश और पद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करें। यानी जो गद्यांश और आपका बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पूछा जाता है हिंदी गद्य और पद्य में, ये आपको कैसे हल करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले, जिससे आपका गद्यांश में 10 नंबर पक्का हो जाएगा और पद्यांश में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आसानी से गद्यांश और पद्यांश को हल करने का हम तरीका इस वीडियो में बताएंगे, जो आप क्या है अपना कर 10-10 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यदि आपको क्या है वो गद्यांश को हल करना नहीं आता है, तब भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पेपर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर कुछ आपका इस तरह से रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पेपर का भी हमने सॉल्यूशन करा दिया, आपने चैनल पर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए हुए हैं। ये देखिए 2 गद्यांश दिए हुए हैं अथवा लगकर। ये देखिए अथवा लगकर 2 गद्यांश दिए हुए हैं। इनमें से किसी आपको एक करना है, जिसके लिए आपको क्या है 10 नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका एक एक प्रश्न यानी 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। देखिए दोनों में से ये देखिए, एक और ये दिया है, एक ये दिया है। अब दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो, वो आप कर दीजिए। 10 नंबर आपका फ्री में मिल जाएगा। 10 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। देखिए फ्री में, देखिए आपको नहीं पता है, आप सॉल्व करना गद्यांश को नहीं जानते, फिर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं बता दूं आपको। ये देखिए, अब जैसे मैं अथवा वाला करके ये वाला नीचे वाला कर रहा हूँ। ये देखिए हमने लिखा हुआ कॉपी में। अब देखिए मैं नीचे वाला ये कर रहा हूँ, जैसे कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक क्या है, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। देखिए एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे यदि आपको क्या है गद्यांश को नहीं हल करना आता, तब भी आप हल करके आएंगे और 10 में से 10 पूरा नंबर लेकर आएंगे। स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए अब जैसे मैं अथवा वाला कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ, इस चैप्टर का नाम हमें पता है, चैप्टर का नाम हमें पता है, लेखक का नाम पता है। अब ये हम नीचे वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे ब्लैक स्केच से। समझ में आ गया, ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालेंगे। अब उसका हम अथवा कर रहे हैं, जैसे देख सकते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न का अथवा वाला कर रहे हैं, ये वाले नीचे वाला। तो यहाँ पर संकेत में हम लिख देंगे कि अथवा वाला एग्जामिनर को भैया पता भी चलना चाहिए कि हम नीचे वाला कर रहे हैं। देखिए नए शब्द, नए देखिए नए शब्द, फिर उसके बाद में डॉट डॉट कर दीजिए। लास्ट का जो 2-3 लाइन है उसको आप मिला दीजिए। संकेत में एग्जामिनर पहचान जाएगा कि भैया यही है। अब देखिए मैं पहले सबसे पहले प्रश्न को बता दूं। देखिए अब देखिए इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आपका 10 नंबर का गद्यांश है। जैसा हमने बताया कि 2-2 नंबर का आपका एक एक क्या है प्रश्न है, 2-2 नंबर का। आप जैसे हल करते जाएंगे वैसे आपको नंबर मिलता चले जाएगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी प्रस्तुत जो गद्यांश है तो इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम। देखिए भाषा और आधुनिकता, यहाँ तक देखिए भाषा और आधुनिकता, और इसके जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी है। समझ में आ गया। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये जो दोनों प्रश्न है कंपलसरी है, आपके गद्यांश और पद्यांश में दोनों पूछे जाते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो 3 प्रश्न है इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए संदर्भ आप हेडिंग डाल दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, एक ब्लैक स्केच से नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि सुंदर दिखे। सुंदर दिखे, काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखेंगे कैसे, संदर्भ को कैसे लिखना है। देखिए प्रस्तुत गद्य उद्धरण हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत गद्य उद्धरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, यानी ये गद्य भाग में संकलित है, तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से क्या है, ये अवतरित है। संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और जैसा कि देख सकते हैं, जहाँ पर हमें लगा कि ब्लैक पेन यूज करना चाहिए वहाँ पर हमने यूज किया है। जैसे लेखक का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, गद्य भाग से लिया गया है, जैसे कि आपको पता है। पद्यांश होता तो आपको वो यानी पद्य भाग से लिया होता। तो यहाँ पर देखिए अब ये आप एक संदर्भ ये वाला कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो एक और भी आया है,
आपके जो है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो यहाँ पाठ का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दीजिए, तभी आपको क्या है 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए संदर्भ आपने लिख दिया, 2 नंबर आपका बहुत ही आसानी से, देखिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इनके लेखक ये है। अब देखिए आपको नहीं पहचानना था कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप पूरा पढ़ेंगे आपको डिटेल में आ जाएगा। जैसा कि मैंने इसको पूरा पढ़ा, हमें पूरा पता था, तो राष्ट्र के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका राष्ट्र के स्वरूप, उसके जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है। तो इसे भी हल कर सकते हैं, इसे भी हल कर सकते हैं। अब जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है, अब आप बोर्ड एग्जाम में गए, आपको नहीं पता कि रेखांकित अंश की व्याख्या हम कैसे करें, तो मैं बता दूं ये जो रेखा खींची हुई है इसी की आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। अब इसका व्याख्या आपको नहीं आता तो क्या करेंगे, देखिए उस सिचुएशन में नहीं आता तब आपको हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं आपको कि यही वाला आप उठाकर पेस्ट कर दीजिए, यानी यही वाला आप लिख दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या में। हेडिंग क्या डालेंगे मैं आपको दिखा दूं, हालांकि मैंने दूसरा लिखा है, मैं दिखा दूं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या जो ये खींची हुई है। देखिए वर्ण नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो इसका आंसर देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, दूसरा हम डालेंगे ब्लैक स्केच से, फिर ब्लैक पेन से लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कि केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नए आवश्यक है, क्या नए आवश्यक है, और हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त में लाना ही है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए ये देखिए किन किन प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, तो इसका देखिए तीसरे हमने डाल दिया ब्लैक स्केच से कि नए शब्द नए मुहावरे तथा नई रीतियों के प्रयोगी से युक्त भाषा व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, भाषा का विकास कब नहीं होता है, ये आपके प्रश्न है। देखिए दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। ये हो गया। पांचवा हमारा प्रश्न पर लिखा है, ये देखिए क्या है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये देखिए नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो ये इसका तात्पर्य हो गया स्टूडेंट, आप समझ में। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो हमने किताबी जिसको आता है वो इस तरह से करेगा, समझ में आ गया। अब आपको नहीं आता तब आप क्या करेंगे, देखिए प्रस्तुत पद्यांश का हमने नाम बता दिया कि किस तरह से आप लोग लिख रहा है, एक प्रकार से संदर्भ भी लिख सकते हैं, नहीं तो लेखक का नाम पाठ का नाम लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती, फिर आप यहाँ यहीं से उठाकर यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए, आपको 1 नंबर तो फिक्स है क्योंकि आपने मेहनत की है। उसके बाद में देखिए किन किन प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, तो ये जो आपका प्रश्न है इसी में से आपको इसी जो गद्यांश दिया हुआ है इसी में इसका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए किन किन प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, ये देखिए नए शब्द नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना है, भाषा में आधुनिकता लाना है। यहाँ तक आप कर दीजिए, ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया, 2 नंबर यहाँ पर भी आपको फिक्स हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए भाषा का विकास कब नहीं होता है, तो जो भाषा का आपका विकास है ये जब नहीं होता, देखिए दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युग विचारधाराओं नए शब्द गढ़ने बात से भाषा का जो है भाषा का विकास नहीं होता, ये आपका हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे, 2 नंबर यहाँ पर भी फिक्स हो गया, समझ में आ गया। देखिए यही प्रश्न का आंसर है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका प्रश्न का आंसर हम कैसे लिखें, लेकिन एग्जामिनर खुद बताया रहता है भैया कि इसी में आपको इसका आंसर मिलेगा, बस आपको ढूंढना रहेगा। उसके बाद देखिए नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या स्पष्ट कीजिए, यहाँ से उठाकर देखिए यहाँ से उठाकर यहाँ तक आप पेस्ट कर दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका 10 में से 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। जिसको नहीं पता है और जिसको पता है आप रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से कीजिएगा जैसे कि हमने किया है। कॉपी में हमने पूरा लिखकर आपको बताया हूँ कि किस तरह से हल करना है, सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट, और यही तरीका पाकर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो गद्यांश को हल कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट पद्यांश को कैसे हल करेंगे। क्या है हमारा तो गद्यांश हो गया, हमने गद्यांश के बारे में आपको बता दिया है। देखिए गद्यांश के बारे में तो हमने डिटेल में बता दिया कि गद्यांश को कैसे हल करना है। अब हमारा आ चुका है पद्यांश को। सबसे पहले पद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका है, यहाँ पर अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश पूछा जाएगा। 10 नंबर का गद्यांश होता है, 10 नंबर का पद्यांश। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर यानी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 नंबर पद्यांश में भी दिए जाते हैं।
यहाँ पर भी वही है 2, यानी अथवा लगकर पूछा गया है, चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए नहीं तो आप ये नीचे वाला कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए कि आपको ये वाला पता कि नील परिधान बीच सुकुमारी और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओहो मुख पश्चिम के वियोग बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवि। तो यदि आपको ये वाला पद्यांश आता है, अब ये नीचे वाला आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको ये नीचे वाला नहीं पता है, आपको ये वाला पता है, यदि नीचे वाला नहीं पता है तब आप ये ऊपर वाला कर लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को करना है। अब देखिए नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ तक जो आपका लाइनें खींची हुई, हमें यहाँ पर रेखांकित तंज की व्याख्या करनी है। और जैसा कि हमने बताया 2 प्रश्न कंपलसरी होता है, ये दोनों प्रश्न आपका कंपलसरी होगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, और वहाँ गद्य था तो यहाँ पर लेखक का था, यहाँ पर पद्य है तो ये कवि का होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। और रेखांकित तंज की व्याख्या जो कि लाइनें खींची हुई है पद्यांश पर, हमें इसकी व्याख्या करनी है हिंदी में। देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखकर बता देते हैं किस तरह से करना है। अब जैसा कि आप मान लीजिए कि आप ये ऊपर वाला कर रहे हैं, अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने ऊपर वाला किया है या नीचे वाला किया है। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे कॉपी में। देखिए कॉपी में पूरा आपको डिटेल में बता रहे ताकि आपको ज़्यादा में समझ में आए। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालेंगे, संकेत में क्या लिख देंगे कि नील परिधान बीच डॉट डॉट कर दीजिएगा, फिर लास्ट का जो 2 आपका वर्ड है, ये देखिए लास्ट का 2 वर्ड है, इसको आप उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए यानी लिख दीजिए। समझ में आ गया। संकेत में एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चे ने फर्स्ट वाला किया है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, जो प्रस्तुत पद्यांश है श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या है, ये उद्धृत है। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या है, ये उद्धृत है। संदर्भ में हो गया। संदर्भ आपने लिख दिया। जैसा कि हमने बताया एक और तरीका है कि पाठ का नाम लिख दीजिए और कवि का नाम लिख दीजिए, वहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यही वाला कीजिए, एग्जामिनर का इंटेंशन जो है यही देखने को ज़्यादा उसको बजाता है। समझ में आ गया। संदर्भ लिख दिया। अब देखिए जो रेखांकित तंज की व्याख्या है, जो हमारा ये वाला है कि नील परिधान बीच, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, इसका व्याख्या करना है हिंदी में। कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आप ब्लैक स्केच से, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में 3 ही पेन यूज करना है, 3 या 4 आपको, देखिए 3 ही, एक आपका ब्लैक हो गया, एक आपका ब्लू हो गया, एक आपका स्केच हो गया, एक आपकी पटरी हो गई। ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कॉपी को लिखने के लिए। संदर्भ देखिए इसी तरीके से लिखिएगा। रेखांकित तंज की व्याख्या लिखिए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिए ब्लैक स्केच से और एक पटरी की सहायता से, ताकि जो दिखने में अच्छा लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी कितनी अच्छी लग रही है। राइटिंग में लिखिए, गैप जरूर कीजिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो रेखांकित तंज की व्याख्या में देखिए कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले क्या है, नीले रंग का बेस, नीले रंग का बेस, जैसा कि देख सकते हैं ब्रैकेट में कि बेड़ की खाल धारण किए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। ये एक प्रकार से जो कवि है श्री जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपनी जो श्रद्धा मनु का जो पद्यांश है उन्होंने इसमें बताया है। तो ये रेखांकित तंज की व्याख्या हो गई, जो कि इतना हमें करना था, इसी की हमें पूरा हिंदी में मीनिंग निकालना था, हमने निकाल दिया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, यानी यहाँ पर अलंकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए तीसरा आप डालेंगे, इस तरह से आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको रेखांकित तंज की व्याख्या संदर्भ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको प्रश्न का सीधा उत्तर लिखना है। बस आप इस तरह से डाल दीजिएगा कि हाँ ये तीसरे प्रश्न का उत्तर में दे रहा हूँ। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा रूपक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी जो उपयुक्त पंक्तियां हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक और विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न को हम बताएंगे। देखिए स्टूडेंट चौथा प्रश्न देखिए क्या है, देखिए नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कि नीले वस्त्रों में अधिखुला सुकुमार व कोमल अंग उरोज दिख रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। तो परिधान का है वस्त्र पहनावा और पहनने का कपड़ा, मृदुल में है कोमल और जल। समझ में आ गया। अब देखिए ये भी हमने हल कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।